हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फील फैक्टर। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि हम लास्ट क्लास में द रिवर्स कार्नोट साइकिल के बारे में स्टडी किया था और हमने ये बोला था कि ये साइकिल क्यों इम्पॉसिबल था। आप सबको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो 4 प्रोसेस थी, 2 आइसोथर्मल था और 2 एडियाबेटिक था, और चारों प्रोसेस हमारा जो था वो रिवर्सिबल इन नेचर। रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया सिस्टम एंड सराउंडिंग में किसी तरह का चेंज नहीं होना। अगर हम 2 आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं, ये प्रोसेस इतना स्लो था, और आइडियाबेटिक की बात करते हैं वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट था। तो स्लो एंड फास्ट कॉम्बिनेशन हमारा हो नहीं रहा था, जिसके कारण से साइकिल प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो गया। इसके बावजूद आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो गया। आइसोथर्मल में हम हीट एडिशन कर रहे थे और हीट रिजेक्शन कर रहे थे, लेकिन आइडियाबेटिक में किसी तरह का हीट का इंट्रैक्शन सिस्टम एंड सराउंडिंग में नहीं था। अब देखिए, जब हम लोग हीट एडिशन करते हैं आइसोथर्मल में, इसका मतलब क्या होना चाहिए, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन हम ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि प्रोसेस आइसोथर्मल है, दैट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। आप सोचिए ये टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह गया। जब हम हीट एडिशन करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए हीट रिजेक्शन के टाइम पे, लेकिन यहाँ पे बढ़ नहीं रहा ना घट रहा, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोसेस जो रहा होगा बहुत ही स्लो रहा होगा, हर पॉइंट हमारा जो होगा इक्विलिब्रियम में रहा होगा, दैट मीन्स क्वासी स्टैटिक, तभी ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था। आइडियाबेटिक में क्या था, प्रोसेस बहुत ही फास्ट थी, इसीलिए ये साइकिल पॉसिबल नहीं हो पाया। ये जस्ट थ्योरेटिकल साइकिल बन के रह गया और ये प्रैक्टिकल साइकिल बन नहीं पाया। ये बात जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा पूछेगा आपको, और एग्जाम में भी, और गेट के लिए और ईएस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो द कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में पढ़ने वाले। हम यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा दिए हैं और डायग्राम से हम कुछ आपको बताने वाले हैं। हम यहाँ पे ज़्यादा नोट नहीं करवाएंगे, आपको बस जस्ट ओवरव्यू बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसमें क्या क्या हमारा जो टर्म है यूज किया गया। देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो फर्स्ट फिगर में पहला हमारा जो फिगर है उसमें 4 कंपोनेंट है। पहला हमारा जो कंपोनेंट है इवापोरेटर हो गया, दूसरा हमारा कंप्रेसर है, थर्ड हमारा कंडेंसर है, चौथा हमारा क्या टरबाइन है। ये चारों हमारा जो है मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। और कंप्रेसर जो है कॉमन शाफ्ट के साथ में अटैच होता है। हम लोग इस पर वर्क इनपुट देते हैं और ये जब चलता है तो ये भी मेरा क्या होता है, कॉमन शाफ्ट के थ्रू ये भी रोटेट करता है, इसके साथ में ये भी चलना चालू होता है टरबाइन। अब देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें। जो 4 प्रोसेस हैं हमारे, 4 जो डिवाइस हमने लगाया उसमें क्या क्या प्रोसेस है हम डिटेल में जानने वाले। पहले आप इसका टीएस डायग्राम देख लीजिए। हमने एक कार्नोट लिया, ये मेरा कार्नोट का प्रोसेस है। 1 to 2 हमारा क्या कंप्रेसर है, 2 से 3 हमारा क्या है कंडेंसर है, 3 से 4 हमारा क्या है टरबाइन है, और 4 to 1 मेरा क्या है इवापोरेटर। 4 to 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड कर रहे हैं, और 2 से 3 में क्या कर रहे हैं, हीट का रिजेक्शन हो रहा है, मतलब हीट बाहर निकल रहा है। यहाँ पे हीट डाल रहे हैं, यहाँ पे हीट निकल रहा है। 1 से 2 मेरा कंप्रेसर क्या है, वर्क इनपुट हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इनपुट। आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, और टरबाइन मेरा क्या होता है, सम पार्ट हमारा क्या होता है, वर्क मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए कैसे कैसे यहाँ पे काम करता है। ये जो लिक्विड अमोनिया होता है, वो जो लिक्विड अमोनिया होता है सबसे पहले इवापोरेटर के पास जाता है, और इवापोरेटर में जो हमारे पास स्टोरेज स्पेस में जो भी खाना पीना होता है उससे जो भी हीट निकलता है वो इवापोरेटर लेता है। इवापोरेटर नहीं लेता है, वो लिक्विड अमोनिया लेता है, और लिक्विड अमोनिया क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। आपको अगर मैं टीएस डायग्राम में थोड़ा सा दिखाऊं तो 4 पॉइंट एंड 1 पॉइंट हमारा जो है वेट रीजन में है। वेट रीजन का मतलब ये होता है वेपर प्लस लिक्विड। ये जो लाइन है डोम शेप का जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जो मेरा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। 1 पॉइंट हमारा क्या वेट रीजन में आता है, वेपर का कंटेंट यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड, क्योंकि ये वेपर लाइन के जस्ट नजदीक में है। और यहाँ पे 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो 4 पॉइंट में हमारा क्या है, लिक्विड जो लाइन दिख रहा है आपको, ये वेपर कंटेंट यहाँ पे कम है, लिक्विड का कंटेंट यहाँ पे ज्यादा है। 2 पॉइंट हमारा जो होता है इसको बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट, दैट मीन्स कंप्रेस करने के बाद जो भी हमारा मिलता है वो सैचुरेटेड होता है। थर्ड भी हमारा क्या सैचुरेटेड है, और फोर्थ हमारा जो है वो वेट रीजन में है। तो 1 और 4 हमारा जो हो गया वेट रीजन हो गया। अब देखिए कि जैसे ही इवापोरेटर की बात करें हम, तो लिक्विड अमोनिया क्या करता है, हीट लेता है, और हीट लेने के बाद ये मेरा वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है। अब आपको पता है कि इवापोरेटर का टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही कम होता है। अब कम होने के कारण से क्या होता है कि हीट का रिजेक्शन हमें करना होता है। अगर हीट रिजेक्ट हम नहीं करेंगे तो खाना मेरे खराब हो जाएगा। सपोज आपके घर में अगर बिजली नहीं है, आप जब खाना रखते हैं उस पर रेफ्रिजरेटर में तो खराब हो जाता है। क्यों खराब होता है, क्योंकि हीट रिजेक्शन हो नहीं पाता है। जो भी टेम्परेचर सिस्टम के अंदर होता है वो बाहर नहीं जा पाता है। हम बाहर जाने के लिए हम कंप्रेसर चलाते हैं, और कंप्रेसर तभी चलेगा जब हमने कुछ सप्लाई किया है। आप सप्लाई क्या करते हैं, एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट का मतलब क्या हुआ, आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बिल दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं आप, दैट मीन्स वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं आप।
तो कंप्रेसर हमारा क्या करता है, कंप्रेसर बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, आपको पता होना चाहिए कि जो इवापोरेटर है उसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही कम है, तो ये बाहर रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहर रिजेक्ट करने के लिए हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस हमारा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, बाहर हीट नहीं निकल पाएगा। अब देखिए कंडेंसर हमारा क्या होता है, इसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें नॉर्मल एटमॉस्फेयर में 1 बार पे 1 एटमॉस्फेयर पे, तो इतना प्रेशर टेम्परेचर तक लाने के लिए हमें कंप्रेसर का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि हीट को बाहर फेंकना है। इसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही कम था, लेकिन इसका टेम्परेचर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ तक लाने के लिए हमें कंप्रेसर डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा। कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेसर इन बिटवीन रहता है और इसका टेम्परेचर प्रेशर को बढ़ा देता है। ये जो 1 पॉइंट है, ये मेरा 1 पॉइंट हमारा यहाँ से जो निकला वो सैचुरेटेड नहीं है, वेट रीजन में है, लिक्विड एंड वेपर रीजन में है। अब ये जो है इसको कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस करने के बाद क्या करता है, उसके प्रेशर तक ले आता है। जितना रिक्वायरमेंट है, जहाँ जितना फेंकना है बाहर में उतना तक ले आता है। 2 रीजन हमारा क्या हुआ, जितना हमें चाहिए उतना तक वो कंप्रेस कर देता है। अब कंप्रेस करने के बाद इसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है। किसका, रेफ्रिजरेंट का, जो हमने लिया है। मान लीजिए अमोनिया हमने लिया है तो उसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ने के बाद हमारा जाता है कंडेंसर के पास। कंडेंसर क्या करता है, उसको कंडेंस कर देता है। टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, देखिए टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। इवापोरेटर और कंडेंसर हमारा, इसमें दोनों में टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। अब देख रहे हैं 4 to 1 और 2 से 3 में टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट है। T1 T4 और T2 T3 हमारा क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है। T4 से T1 तक हमारा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। हीट का एडिशन कर रहे हैं, तब भी हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसमें देखिए हीट रिजेक्शन मेरा हो रहा है 2 से 3 में, तब भी मेरा क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब देखिए जैसे लिक्विड अमोनिया, लिक्विड नहीं रहा, अब वेपर बन गया हमारा। अब देखिए 1 से 2 हमारा क्या हुआ, 1 से 2 हमारा क्या हुआ, जैसे इसको कंप्रेस हमने किया तो सैचुरेटेड वेपर तक पहुंच गया ये, और ये उतना प्रेशर और उतना टेम्परेचर तक रीच कर लिया। अब हम हीट को बाहर फेंक सकते हैं। तो जैसे ही कंडेंसर के पास जाता है तो कंडेंसर क्या करता है, उसको हीट को बाहर फेंक देता है विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये मेरा हो गया 2 से 3। ठीक, अब हीट हमारा जो होगा बाहर फेंकने के बाद ये फिर मेरा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद अभी प्रेशर हमारा क्या है, उतना ही है। प्रेशर हमारा उतना ही, टेम्परेचर हमारा उतना ही है। अब ये टेम्परेचर प्रेशर हमारा उतना ही है। अब हमको इस टेम्परेचर प्रेशर तक लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टरबाइन का यूज करेंगे। टरबाइन हमारा क्या करेगा, उसको एक्सपैंड कर देगा। किसको, लिक्विड अमोनिया को, क्योंकि आपको पता है कि इस टेम्परेचर प्रेशर तक हमको यहाँ पे है और हमको यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक लाने में हमें कुछ ऐसा डिवाइस लगाना होगा जो उसको एक्सपैंड कर दे। तो ये क्या करता है, उसका वर्क यहाँ पे मिलता है हमें, और जो लिक्विड अमोनिया उसको एक्सपैंड करके उसके टेम्परेचर प्रेशर को कम कर देता है। तो ये हमारा साइकिल कंप्लीट चलते रहता है ये साइकिल। ठीक, अब हम देखते हैं इसके डिफिकल्टीज क्या क्या, हम लोग इसको क्यों इंप्लॉय नहीं कर पाए, क्यों यूज नहीं कर पाए। ये साइकिल जस्ट थ्योरेटिकल साइकिल बन के हो गया, ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं हो पाया। अब इसकी डिफिकल्टीज के बारे में जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम 1 पॉइंट की बात करते हैं। 1 पॉइंट हमारा जो है वेट रीजन में है। वेट का मतलब क्या होता है, वेपर प्लस लिक्विड। ठीक है, 1 पॉइंट हमारा कहाँ है, वेट रीजन में है। अब जैसे 1 से 2 हमें जाना है तो हमें कंप्रेसर इंप्लॉयड करना होगा। कंप्रेसर हमने लगा दिया। अब 1 से 2 हमें जाना है मतलब कंप्रेसर लगा दिया। आपको पता है कंप्रेसर का मेन फंक्शन ये होता है प्रेशर एंड टेम्परेचर को बढ़ाना ऑफ द गैस पार्टिकल। लेकिन अब 1 पॉइंट में हमारा क्या है, दोनों पार्टिकल है, लिक्विड एंड वेपर है। अब जैसे ही लिक्विड इस पे जाता है तो इसके जो ब्लेड्स होते हैं उसको इरोड कर देते हैं, खराब कर देते हैं उसको, और इसमें जितने भी लुब्रिकेशन होते हैं उसको भी वॉश आउट कर देते हैं। तो 1 से 2 हमारा जो है डिसएडवांटेज साबित हो गया, इसीलिए इसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात अगर हम वेट कंप्रेशन की बात करें, यहाँ से 1 से 2 हम लोग कर रहे हैं वेट कंप्रेशन एडवांटेज भी होता है। अगर हम सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें उस केस में वेट कंप्रेशन हमारे लिए एडवांटेज होता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि वेट कंप्रेसर क्या सेंट्रीफ्यूगल के लिए एडवांटेज हो सकता है, या रोटरी के लिए होता है, या फिर रेसिप्रोकेटिंग के लिए होता है। तो याद रखिएगा आप कि वेट कंप्रेसर बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात अगर हम जाने तो इस कंप्रेसर में नॉर्मली हम लोग इंप्लॉयड करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जिसका स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। 3 तरह के कंप्रेसर होते हैं। पहला हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा रोटरी कंप्रेसर, थर्ड हमारा जो होता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। हम लोग पावर प्लांट में डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ठीक है, तो 1 से 2 हमारा जो हो गया वेट कंप्रेशन हो गया। तो इसीलिए रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर है हम लोग इस पे करते हैं ड्राई कंप्रेशन। वेट कंप्रेशन किसके लिए करते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल के लिए, याद रखिएगा। 1 से 2 हमारा कौन सा प्रोसेस हो गया, वेट कंप्रेशन। एंड वेट कंप्रेशन हम लोग यहाँ जो इंप्लॉयड कर रहे हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एडवांटेज नहीं था, डिसएडवांटेज था, इसलिए प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं हो पाया। एग्जाम में बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में अगर पूछता है कि वेट कंप्रेसर किसके लिए होता है, याद रखिएगा वेट कंप्रेसर बेसिकली हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के लिए यूज करते हैं। और लिमिटेशन क्या थी इसकी, लिमिटेशन यही थी कि 1 से 2 हमारा क्या था,
लिक्विड यहाँ जा रहा था, लिक्विड जाने के बाद क्या रहा था, इसके जो लुब्रिकेशन थे उसको वॉश आउट कर दे रहा था। दूसरी बात, इसको इरोड भी कर दे रहा था। यहाँ पे कौन सा कंप्रेसर यूज है नॉर्मली, यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं 3 से 4 प्रोसेस। 3 से 4 प्रोसेस की बात करते हैं। 3 से 4 जो प्रोसेस हमारा है वहाँ पे हमने लगा दिया टरबाइन। टरबाइन हमारा क्या करता है, जो अमोनिया हमारा आया था, जो अमोनिया आया था हमारा, उसको क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है, और एक्सपैंड करने के बाद इसका प्रेशर एंड टेम्परेचर को रिड्यूस करके इवोपरेटर के प्रेशर एंड टेम्परेचर तक ले आता है। आपको पता है कि टरबाइन बहुत ही कॉस्टली डिवाइस होता है, बहुत ही कॉस्टली डिवाइस होता है, और ये जो सिस्टम है उसका कॉस्ट बहुत ही कम है। आप सोचिए, जिसका सिस्टम का कॉस्ट कम है और डिवाइस हमारा जो है टरबाइन, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लिए क्या हो सकता है, कॉस्ट जस्टिफाई नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आपको बता रहा हूं मैं। आपको पता है कि ओपन साइकिल का वर्क डन हमारा जो होता है -VdP होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहां से 3 पॉइंट से, ये देखिए यहां से हमारा क्या टरबाइन लगा हुआ है, 3 पॉइंट से क्या हो रहा है, मेरा एक्सपैंड कर रहा है। दैट मीन्स यहां से लिक्विड का भी अमाउंट आ रहा है। ये तो मेरा लिक्विड तो हो गया, यहां से लिक्विड क्या मेरा एक्सपैंड हो रहा है। आपको पता है कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का होता है बहुत ही कम होता है, लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू वेपर। मतलब वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए जो हमें वर्क मिलता है टरबाइन के द्वारा बहुत ही कम होता है। हम बार बार बोल रहे हैं आपको, हम ये जो हम अमोनिया को यहाँ से हम यहाँ तक कंप्रेस कर रहे हैं, सॉरी एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है, मेरा प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, इसको यहाँ तक फॉल करवा देते हैं हम लोग। दूसरी बात, इससे जो वर्क आउटपुट मिलता है बहुत ही कम मिलता है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है उतना नहीं मिल पाता है, और ये कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको पता है वर्क हमारा जो होता है ओपन साइकिल में -VdP, और यहाँ पे देख रहे हैं जो लिक्विड को हैंडल कर रहा है, यहाँ पे लिक्विड हमारा है, ठीक है, और आपको पता है कि भी हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू वेपर, तो वर्क हमारा जो होगा टरबाइन के द्वारा बहुत ही कम आएगा। जब वर्क हमारा कम आ गया तो ये कॉस्ट को जस्टिफाई कहाँ कर रहा है, हम तो लगा दिए मान लो बहुत महंगा है, और वर्क हमारा प्रोड्यूस कर रहा है बहुत ही कम, इसलिए कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाया। इसलिए हमारा 2 लिमिटेशन थे, ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफिकल्टीज। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कैसे हम ड्राई कंप्रेशन अचीव कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जो कार्नोट हमारा जो साइकिल था, इसमें हम वेट कंप्रेशन ही कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम कार्नोट साइकिल में ही हम ड्राई कंप्रेसर कैसे यूज कर सकते हैं, तो ड्राई कंप्रेसर अचीव करने के लिए हमारे पास 2 कंप्रेसर होना चाहिए। पहला जो कंप्रेसर होना चाहिए वो उसका जो प्रोसेस होना चाहिए वो एडियाबेटिक नेचर का होना चाहिए, और दूसरा हमारा जो कंप्रेसर होना चाहिए उसका जो नेचर होना चाहिए आइसोथर्मल होना चाहिए। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि वी यूज 2 कंप्रेसर, हम लोग 2 कंप्रेसर यूज करेंगे टू अचीव ड्राई कंप्रेशन इन कार्नोट साइकिल। पहला हमारा जो होगा आइसेंट्रोपिक होगा, दूसरा हमारा क्या होगा आइसोथर्मल। यहाँ देख रहे हैं 1 से 2 हमारा जो है वो आइसेंट्रोपिक in नेचर है। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक। अब ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये एडियाबेटिक को बता रहा है, ताकि एडियाबेटिक में क्या होता है, नो हिट नो लॉस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस कंप्रेसर की बात करते हैं, ये कंप्रेसर आइसोथर्मल है। यहाँ पे हम क्या है, लाइन नहीं दिखाए ऊपर में, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये जो कंप्रेसर की बात करते हैं, यहाँ पे आइसोथर्मल हो रहा है, यहाँ पे एडियाबेटिक हो रहा है। आपको पता है कि फास्ट प्रोसेस और स्लो प्रोसेस दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं थे, इसलिए हम यूज नहीं कर पाए। अगर ऐसा होता है तो हम अचीव कर सकते थे ड्राई कंप्रेसर। दूसरी बात, इसका जो सिस्टम का जो साइज होगा बल्कि हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा, और हम ये मेरे लिए एडवांटेजेस नहीं हो सकता। आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेशन यूज कर दिए तो हमें एक लार्ज समय देना होगा, लार्ज टाइम देना होगा, ठीक है, टू कंप्रेस। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से हमारा 1 से 2 हमारा जो होगा एडियाबेटिक इन नेचर, प्रोसेस हमारा जो हुआ 2 से 3 हमारा जो हो गया आइसोथर्मल हमारा हो गया। तो एक एडियाबेटिक और एक आइसोथर्मल दोनों एक साथ प्रोसेस हमारा पॉसिबल नहीं था, जिसके कारण से हम ड्राई कंप्रेसर यूज नहीं कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे हो गए लिमिटेशन, ठीक है। अब तो गाइज हम लोगों ने ये चीज़ देख लिया, और हम लोग अब पढ़ने वाले इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया गया है, जिसके कारण से VCRS हमारा एग्जिस्टेंस में आया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये चीज़ हमने जो बताया प्लीज़ इसको बार बार देखिए, आप लोग नोट कीजिए, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, NPTEL देखा है, तो हमें इस पर पूरा भरोसा है कि आप इसको देखेंगे और आप इसका आनंद लेंगे। चलिए मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू।